मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी। किसने किया था ये अटैक? मेरे फादर ने किया था। पर मेट्रो में ही हमारे कुछ सर्वाइवर्स ट्रैवल कर रहे थे तो एक लेडी आती है और वो उनको बोलती है आप अपना चेहरा कवर कर लीजिए क्योंकि हमें आपको देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना किया था। हाँ, बोले कि तुम्हारे ना दोनों आंखें खत्म हो जाएंगी तब आपका बनेगा। Julie's story is one of unimaginable pain and resilience. At the tender age of 4, her world was shattered when her own father threw acid on her. A cruel act that left scars far deeper than skin. Now at 16, Julie carries the weight of a stolen childhood. Yet, in her eyes, there is a quiet strength, a reminder of the human spirit's capacity to endure. मेरे ऊपर 2014 में अटैक हुआ था। मैं 4 साल की थी तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था। किसने किया था ये अटैक? मेरे फादर ने किया था। वजह बोलूँ तो मम्मी और पापा की वजह से, मतलब बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी तो मम्मी मुझे दूसरे शहर लेकर आ गई तो मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। फिर पापा को पता चला कि मेरे होते हुए दूसरी शादी क्यों की, तो इसी वजह से जलन होने लगी पापा को। तो फिर मम्मी के ऊपर ऐसे फेंकने आए थे तो मेरे ऊपर डल गया गलती से। अभी मैं नोएडा में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी अटैक के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तब मैं 5 में पढ़ रही थी। तो मेरी मतलब तेज़ाब डलने के बाद मेरा पढ़ाई सब रुक गया। जब मैं मतलब हॉस्पिटल से आई थी गांव में तो मतलब लोग बहुत गंदे नज़रिए से देख रहे थे कि मतलब इसको क्या, मतलब इसका तो पूरा चेहरा जल गया, इसकी जहर की मतलब दवा दे देनी चाहिए थी, मर जाना चाहिए था ऐसे। मतलब इतने गंदे कमेंट करने लगे थे आसपास के पड़ोसी। मेरी फैमिली के जो लोग थे वो लोग तो फुल सपोर्ट कर रहे थे, पर जो मतलब आसपास के पड़ोस थे वो तो मतलब तान नहीं दे रहे थे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी मर जाना चाहिए, जी का क्या फ़ायदा। फिर मम्मी से मैंने कहा मम्मी मेरी क्या गलती थी, मैं तो छोटी थी, मेरा तो बचपन छिन गया, मेरी क्या गलती थी। तो मम्मी ने समझाया कि तेरी गलती कोई नहीं है, सब मेरी गलती है। मम्मी ने खुद के ऊपर लिया। तो मैं मतलब बाहर नहीं निकलती थी, घर पे ही रोती थी। Anshu's story is equally harrowing, a chilling reminder of the cruelty that knows no bounds. At just 15 years old, her life was forever altered when a man old enough to be her grandfather attacked her with acid. मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था। मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे और मैंने इनकार किया, इसी कारण उन्होंने मेरे साथ ये हादसा कर दिया। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और तो मैं साइकिल से ही जाती थी और जो मेरे पड़ोस में रहने वाले दादाजी थे तो वो मेरा मतलब काफ़ी समय से पीछा कर रहे थे। कभी मेरे मन में ये आया ही नहीं कि उनके मन में मेरे प्रति कुछ चल रहा होगा या मेरे लिए कुछ वो सोच रहे हैं। तो अचानक से एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आया ये कौन सी उम्र का प्यार है, क्योंकि वो 55 ईयर्स के थे और मैं ओनली 15 ईयर्स की थी। What cuts deeper than the scars on Anshu's face is the injustice she continues to endure. The man who stole her innocence and left her with a lifetime of pain walked free because of his senior citizen status. For survivors like Anshu, the fight isn't just against their attackers, but also against a system that too often fails to stand by them. मेरा केस 7 साल तक चला और 2020 में मेरे केस में डिसीज़न आया कि उनको उम्र कैद हो गई है और 2022 में उनको मतलब छोड़ दिया गया बेल पे, क्योंकि सरकार का कहना है कि मतलब वो सीनियर सिटीज़न में आते हैं और सीनियर सिटीज़न का टैग देकर उनको छोड़ दिया गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तो ज़िंदगी जीनी शुरू की थी और मैं 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरे साथ ये हादसा कर दिया। वो 55 साल के थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली थी अपनी और उसके बाद आपने 7 साल उनको जेल में रखा और फिर छोड़ दिया। अभी फिर से वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सर्वाइव किसको करना पड़ रहा है? मुझे और मेरी फैमिली को, और शायद पता नहीं कब तक हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सरकार का होना ना होना मेरे लिए तो बराबर है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए और मेरे हक के लिए
कुछ भी डिसीज़न नहीं दिया। आपने उम्र कैद जो दी थी शायद वो पूरी उम्र भी अपनी काट के नहीं आए हैं, और जो ज़िंदगी है वो शायद मैं जी रही हूँ, मेरी फैमिली जी रही है, और जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो मुझे और मेरी फैमिली को करना पड़ रहा है। Anshu's story is not an anomaly. It's a chilling pattern. Rajneeta, another survivor of this heinous crime, faces a similar injustice. Her attacker too walks free, unburdened by the gravity of his actions. आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था 2013 में 16 दिसंबर। किसने किया था? ये अटैक होने का कारण ये था, मेरी फैमिली का झगड़ा हुआ था किसी मतलब मेरे पड़ोस में फैमिली दूसरी फैमिली वालों से। तो वो फैमिली मेरी फैमिली पे एसिड डालने वाले थे, तो वो मेरे पे डल गया गलती से, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही सामने खड़ी थी। जिसने आपके साथ ये किया वो अभी कहाँ पे है? वो बाहर हैं। पहले तो उनको मतलब 15-14 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन वो अपील पे बाहर आ गए हैं। हर किसी की बात है, ये तो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा मेरी कोई गलती भी नहीं थी। जब ऐसा हो गया दुख होता है कि वो बाहर हैं। मतलब मेरे को तो ये लगता है उनको भी अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। At the Brave Souls Foundation, we met Rahat Jahan. In 2007, a man enraged by her refusal to marry him doused her with acid. The attack left Rahat scarred for life. Just like in other cases, the perpetrator of this crime too walked free, while Rahat carries the weight of her pain and scars every single day. मेरे साथ किसी ने एसिड फेंक दिया था 2007 में। वो शादी करना चाहता था, हम लोग इनकार कर दिए इसी वजह से। जिन्होंने आपके साथ ये किया है क्या वो जेल में है? जेल में था, 8 साल सज़ा काटा, फिर वो निकल गया। अब कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि जिन्होंने आपके साथ ये किया है वो छूट गया है? जी, अब क्या करें सर, हम में तो कोई ताकत है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। और आजकल कानून भी कुछ नहीं कर रहा है इसके प्रति। आए दिन तो घटना हो ही रहा है, कम कहाँ हो रहा है। हर लड़की के साथ कभी रेप कभी ये हो ही रहा है। मेरा तो कहना है जिस इससे हम लोग अभी है ना तड़प रहे हैं, उसी इससे उसको भी वैसे ही करना चाहिए कि वो भी समझे कि हाँ कितना बड़ा ये होता है एसिड अटैक। Being attacked is only the beginning of the trauma. The true ordeal begins when acid attack survivors, already broken by the brutality of acid, must turn to a system that is supposed to protect them. When they knock on the doors of the government, seeking the compensation they rightfully deserve, they are met with an indifferent bureaucracy, endless delays, and heartless obstacles. सरकार से कितना मुआवजा मिला है आपको? सरकार से हमको मिला है 7 लाख। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी सरकार? बहुत 3-4 साल मतलब समझिए मैं बहुत दौड़ी हूँ। और हमें मानव अधिकार से मिला है पटना से। बहुत पापड़ बेलना पड़ा तब जाके ये फंड मिला हमको। और आपका खर्चा कितना हुआ आपके सर्जरी? खर्चा तो सर बहुत हो गया, उतना किसको याद रहता है। मैं जितना मम्मी पापा के पास था, जो मतलब समझिए जो सब कुछ लगा दिए। उसके बाद पैसे नहीं थे तो मैं बैठी हुई थी। एकाएक इसका मैम का फ़ोन गया, साइन मैम का मेरे पास, तो बोली कि जो ना आओ तुम्हारा हम इलाज करवाएंगे। तब जाके मैं यहाँ आई। मुझे तो यहाँ का कुछ मालूम भी नहीं था। अपने इलाज के बारे में बताइए, इतने सालों में कितना इलाज हुआ उसमें? कैसे? इलाज तो मैं 7-8 सर्जरी हो चुकी है अभी तक में, क्योंकि ये पल कुछ भी नहीं था, सब बना है। 3 सर्जरी तो मेरा एम्स में हुआ था, यहीं दिल्ली में, और उसके बाद अब हुई है सर्जरी। और समझिए जब से ये घटना हुआ हम इलाज पे ही है। प्राइवेट से हम आंख दिखाते ही रहते हैं डॉक्टर को, तो इलाज मेरा चल ही रहा कंटिन्यू। 16-17 साल हो गया ना इतना दिन से। अब आप जोड़ लीजिए इतनी महंगाई में कितना मेरा खर्च हुआ होगा। सरकार की तरफ से कोई रिहैबिलिटेशन का, घर का या नौकरी का कुछ आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस यूँ ही बैठे हैं। अभी कुछ हो जाता तो
अपने आदमी इंसान पैर पे खड़ा हो जाता तो बात ये लग रहा था ना, और मेरे घर पे कोई है भी नहीं। बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट काटे हैं सर, बहुत क्या बताएं, शॉर्ट ही समझ लीजिए कि दिक्कत तो बहुत हुआ। मेरे पापा भी मेरे 1 साल बाद ही एक्सपायर कर गए। सरकार की तरफ से कितना मुआवजा, कितना कॉम्पेंसेशन मेरे को 5 लाख मिला है, और जबकि 50,000 रुपये हमको उसको देना पड़ा जिसने हमको मुआवजा दिलवाया था, लॉयर को। ये कॉम्पेंसेशन कितना टाइम लगा, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी आपको इस मुआवजे? ये मेरे को पता लगा था 2015 में कि मुआवजा मिलता है। 15 से 16 है, मतलब कि 1.5 साल लग गया। 8 मार्च को मिला था और 15 में हम स्टार्ट में ही हमने ट्राई करना शुरू कर दिया था। कभी वकील के यहाँ पे, कभी इलाहाबाद जाना, कभी कहीं, कभी डीएम के यहाँ। बहुत धक्के खाने पड़े हमको। Kajal was just 16 years old when her life was shattered by an acid attack. When survivors like Kajal finally manage to secure compensation, the amount they receive is often so meager that it cannot even begin to cover the cost of their pain, recovery, or the years of suffering ahead. और सरकार ये कुछ कॉम्पेंसेशन देती है, तो आपको कुछ मिला था? हाँ, मुझे 2 लाख मिली थी। क्या आपको पता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है? मतलब आपने इसके बारे में सुना है कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जब रांची में थी ना, तो बहुत लोग बोले थे कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके अगर जाते तो शायद सही होता, लेकिन एक डॉक्टर बोल दिया कि उसके लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए चाहिए फ़िलहाल के लिए, और आगे क्या लगेगा ये पता नहीं है। तो मतलब पैसा की वजह से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं पाई। फिर उसी की वजह से मैं दिल्ली में आई, तो दिल्ली ने फिर मुझे बेहतर इलाज चला। और क्या आपको लगता है 2 लाख रुपए काफ़ी थे सरकार की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ भी मैं सर्जरी करा चुकी हूँ, और मतलब एक शहर में आकर रूम पे भी रहना, इलाज, दवाई और खाना पीना ये नहीं हो सकता था। जो 3 लाख रुपए मिले हैं मेरे, का बोलता है कंपनसेशन, वो भी किसी और ने बोला कि एसिड अटैक लड़कियों को मिलती है, तो पापा ने फिर तुरंत घर पे आए, फॉर्म भराया वकील से। 2 बार तो भराया, कैंसिल हो गया, तीसरी बार में फिर मिला मुझे 3 लाख रुपए। तो जब 3 लाख रुपए मिला, आपको लगता है कि बहुत है? मतलब एक एसिड अटैक जब हो जाता है, कई लोगों की आँख खराब हो जाती है, 3 लाख आपको नहीं लगता कि बहुत कम है? सर, 3 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होती। आप कल 3 लाख रुपए लेकर जाओगे तो डॉक्टर कहेगा ये तो फीस ही हो गया हॉस्पिटल का। जब एसिड अटैक होती है, इतना हो ही रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, लड़की के इस काबिल बनाओ कि इलाज भी कराओ, उसको इस काबिल बनाओ किसी के सपोर्ट के बिना खड़ा होना पड़े। ना घर वालों को सपोर्ट मिलती है। जब एसिड अटैक होती है तो घर वाले पहले इलाज करवा देंगे, सही करके खड़े कर देते हैं, फिर हाथ धो लेते हैं। घर वाले कहते हैं कि अब तुम तो ठीक हो गई है, अब हम क्या करें, तुम्हारे वजह से हम बर्बाद हो गए। घर वाले ऐसे बोलते हैं। बहुत हॉस्पिटल में डॉक्टर भी क्या बोलते, बदतमीजी करने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि चिल्लाते क्यों रहते हो। अरे इंसान जब दर्द में रहेगा तो चिल्लाएगा ही ना। डॉक्टर भी बदतमीजी करता, चिल्लाता है कि चिल्ला रहे हो, इलाज तो कर रहे हैं तुम्हारा। In India, acid attack survivors are entitled to free medical treatment in both public and private hospitals. But in reality, these rules often exist only on paper. एसिड अटैक होने के बाद मुझे पता लगा कि सही में कोई चीज़ इतनी पेनफुल हो सकती है, इतनी ट्रॉमेटिक हो सकती है, जो हमने कभी नॉर्मल लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता है। तो वही सब मैंने देखा कि ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर की एक सर्जरी नहीं होती है, मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, और हर एक सर्जरी की कॉस्ट लाखों में होती है। तो आप मान के चलो, अगर किसी सर्वाइवर की 20 सर्जरी होनी है, जैसे मेरी खुद की 25 सर्जरी हुई हुई है, तो अगर किसी सर्वाइवर की 20 सर्जरी होनी है तो आप सोच लो उसे 30 लाख रुपया चाहिए। और सरकार मुआवजे के नाम पर क्या देती है, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख। तो बैलेंस नहीं हो रहा है। और ये तो रही इलाज की बात। उससे अलग अगर मैं कहूँ कि एसिड अटैक जो ज़्यादातर टारगेट है वो है चेहरा, और चेहरे में सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि एक्सटर्नल सेंसिटिव पार्ट जो है वो है आइज़। तो ज़्यादातर आंखें डैमेज हो जाती हैं, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस हो जाता है कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है,
ठीक है, और जिसके लिए एक होता है ना लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उससे गुजरना पड़ता है। सोशल स्टिग्मा होता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि आपके चेहरे की बनावट बिगड़ गई है, आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आने लगे हो, आपको जो आपका करियर हो सकता था वो छूट जाता है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती क्योंकि इस चेहरे के साथ सोसाइटी तो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, तो कोई एम्प्लॉयर भी आपको नहीं रखना चाहता है। तो ये सच्चाई है। तो इस सब ट्रॉमा के लिए कि पूरी ज़िंदगी मुझे इससे गुजरना है, वो होता है कॉम्पनसेशन। लेकिन कॉम्पनसेशन के नाम पर हमें सिर्फ 5-7 लाख दे दिया जाता है, जिसमें आप इलाज भी करा लो और आपकी वो ज़िंदगी भर के लिए मुआवजा भी है। For survivors, the promise of free treatment remains an illusion, as they are often met with resistance, long delays, and at times outright denial of care. स्पेसिफिकली अपोलो हॉस्पिटल की बात करी हूँ क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। तो हम गए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से GNCT का नोटिफिकेशन है कि आपको फ्री ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे थे, इवन मेरा हॉस्पिटल में जाना अलाउ नहीं किया उन्होंने, उनको पता है ये फ्री ट्रीटमेंट कराने के लिए आई है। तो मैं हाई कोर्ट गई उस इंडिविजुअल केस को लेकर कि इसमें हमें एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पर नहीं मिला और विक्टिम की हालत बहुत ख़राब है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ठीक है मिलेगा। उसके बाद थोड़े दिन वो ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, उसके बाद फिर हर बार मना कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी विक्टिम वहाँ पर बेहोश हो गई। The conviction rates in acid attack cases are abysmally low. Despite the horrific nature of these crimes, justice remains elusive for too many survivors. Even more troubling is the government's failure to stop the open sale of acid, which remains widely available in markets across the country. एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2013 में आई थी कि कहीं भी एसिड खुले तौर पर नहीं बेचा जाएगा, उस पर रेगुलेशन है कि 18 साल का होना चाहिए, जो एसिड खरीद रहा है उसको रीज़न बताना है, कितनी क्वांटिटी हो रही है, जो शॉपकीपर है उसको रजिस्टर मेंटेन करना है, जो SDM है उसको मॉनिटर करना है, अगर कोई इलीगल एसिड सेल कर रहा है तो 50,000 का फ़ाइन है। बट जैसा हम जानते हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में ऑर्डर्स तो हो जाते हैं, कोर्ट तो ऑर्डर कर देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर ज़ीरो है। तो आज भी एसिड खुले तौर पर बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि गलियों में आवाज़ लगा लगा कर साइकिल पर एसिड बेचा जाता है ना, जो कि कितना ख़तरनाक है। तो मुझे लगता है इस पे काम करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है कि स्टेट बेयर करे ट्रीटमेंट की कॉस्ट, क्योंकि ये स्टेट का फेलियर है एसिड अटैक होना या कि कोई भी क्राइम होना, तो स्टेट उसके लिए लायबल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सारा ट्रीटमेंट वो कवर करे और कॉम्पनसेशन दे, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स दे सर्वाइवर्स को, क्योंकि उन्हें कोई और तो रखना नहीं चाहता है। तो आप ऐसी मुझे लगता है पोजीशंस क्रिएट करिए गवर्नमेंट में कि सर्वाइवर्स काम कर सकें उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए। For acid attack survivors, the pain extends far beyond the physical. Social isolation and discrimination becomes an unbearable part of their daily lives. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फंक्शन है रिलेटिव के यहाँ पे, तो मेरी फैमिली वाले बोलते हैं चल, मैं सोचती हूँ कि सब इतने अच्छे अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, तो मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मेरी फैमिली मुझे समझाती है, मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे पापा सबसे ज़्यादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वो मुझे आगे सबसे आगे करके ले जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि तू ऐसी है या वो ऐसा है, हमको तो जैसी थी ऐसी है और तेरी क्या गलती है इसमें। समाज की तरफ से ये एक्सक्लूजन महसूस होता है आपको? हाँ, तब मेरे ऊपर अटैक हुआ था 2-3 साल तक तो सबने ऐसे बोला, अब चेहरा जल गया है, क्या होगा, कैसे होगा, बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन मैं सोचती थी कि सब ऐसे बोल रहे हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन मेरी फैमिली मुझे उनको जवाब देती थी कि वो हमारी प्रॉब्लम है, हम कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे। तो मेरे पापा ये बोलते थे, मेरे 2 बेटे हैं तो मैं इसको भी तीसरा बेटा समझ के अपने पास रख लूँगा। Society, rather than offering a helping hand, often turns its back, treating them as outcasts. For society, the scars on the survivors' faces are hard to ignore. But for the survivors, it's the scars on their hearts, wounds of rejection and exclusion, that are the hardest to heal. तो यहाँ पर मेट्रो में ही हमारे कुछ सर्वाइवर्स ट्रैवल कर रहे थे, तो एक लेडी आती है और वो उनको बोलती है आप अपना चेहरा कवर कर लीजिए।
तो क्योंकि हमें आपको देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मतलब बड़ी दुख की बात है कि सोसाइटी इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करती है कि वो आपको देखना नहीं चाहती। आप सोचो कि क्या ये लोग आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे? क्या वो चाहेंगे आप इनके घर में किराए पर रहो? वो आपको एक बार नहीं देखना चाहते, क्या वो आपको रोज़ देखना चाहेंगे? कि हम बहुत टाइम से ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कि एसिड अटैक सर्वाइवर को कोई किराए पे घर नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। और ये प्रॉब्लम मैंने खुद अपने साथ भी फेस की कि मैं बहुत टाइम से अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई घर नहीं मिलता। In India, acid attack survivors are entitled to disability benefits, including the issuance of a disability certificate. When Rajneeta went to a government office to apply for her disability certificate, instead of receiving the support she so desperately needed, she was turned away with harsh words. When both your eyes go blind, we will make your certificate, they told her. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिया गया, उसके लिए कितनी लड़ाई? उसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा, मतलब 12-13 बार में जाके मेरा सर्टिफिकेट बना है। उसके पहले मुझे 10-12 बार मतलब वापसी कर दिया गया, नहीं बनेगा बोले। मैंने कहा मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना किया था? हाँ, बोले कि तुम्हारे ना दोनों आंखें ख़त्म हो जाएंगी तब आपका बनेगा, या उनका बनता है जिनके एक पैर नहीं होता है, या उनका बनता है एक हाथ नहीं है, या फिर मतलब आधा शरीर ख़राब हो उनका, ऐसे बनता है। मतलब यही लड़ाई बार बार बातें बोले जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मेरे को एक भैया ने बताया कि ऐसा करो तब बनेगा, तो तब जाके मैंने मीडिया इकट्ठा किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तब जाके बना। We visited Shiro's hangout in Noida, a cafe run by the Chow Foundation, where acid attack survivors not only find solace but also hope for a better future. It is perhaps one of the few places in the country where you can see survivors not as victims but as warriors, confident, strong and ready to share their stories. शीरोज़ के ओपन होने के बाद बहुत सारे लोगों को सर्वाइवर से पहली बार मिलने को मिला। मैं आपको बताऊं कि कई सारे जजेस ने भी एक्सेप्ट किया कि वो पहली बार किसी सर्वाइवर से मिल रहे हैं, क्योंकि हमने जजेस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, हमने बहुत सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ प्रोग्राम किया, हमने पुलिस के साथ किया। तो सिस्टम के ज़्यादातर लोगों ने कभी किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को नहीं देखा था। तो समाज में अवेयरनेस की बेहद कमी है। उनकी समस्याएं क्या हैं, सर्वाइवर्स का क्या समस्या है? जब एसिड अटैक के बाद वो अपने आप को ढक के रखना चाहते हैं और अपने चेहरे को कवर करके रखते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो खुद ही वो आउटकास्ट हो जाते हैं समाज से। किसी ने भी किसी लड़की को कभी आज तक देखा है कि वो रोड पे ऐसे खुले में जा रही हो या बस में बैठी हो बिना अपना चेहरा ढके हुए? क्योंकि जब आप वो खुद ढक के रहती है, छुप के रहती है, तो उससे समाज नहीं मिल पाता और इस वजह से उनकी समस्याएं नहीं हो पाती हैं, सामने आ पाती हैं। For Julie, who was just 4 years old when her own father attacked her, the pain of a stolen childhood could have defined her. But Julie made a powerful decision. Her future would not be stolen. Today, she stands as a symbol of strength and defiance. Julie has found a passion for modeling and she's taking the plunge, proving that no matter the scars, they do not define her. Here she is, walking the ramp alongside Miss Universe Great Britain 2024, Christina Chalk. A statement to the world that Julie is not just surviving, she is thriving, reclaiming her story and her life with every step she takes. अभी मैं मिस यूनिवर्स के साथ रैंप अप भी किया। ग्रेट ब्रिटेन की मिस यूनिवर्स के साथ आपने रैंप वॉक किया, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स के साथ भी किया। बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और मुझे अच्छा भी लगा उनके साथ करके। क्रिस्टीना चौक से आपने क्या क्या सीखा आगे बढ़ने के बारे में? क्रिस्टीना चौक तो मुझे बोल रही थी कि आप जो कर रही हो, मतलब रैंप अप कर रही हो, अच्छे से करो, मैं भी आपको मतलब कि वो दे रही हूँ, आप अच्छे से आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं तो सोच रही हूँ मैं एक मॉडल बनूँ और मुझे डांस भी करना बहुत पसंद है। Julie has a heartwarming message for all acid attack survivors. मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि उनका तो बस चेहरा ही गया है, पहचान नहीं। पहचान अभी भी है उनकी, हिम्मत रखिए और आगे रास्ता अपना देखिए।